जन सुनवाई है, थोड़ा सा आप मुझे सुन लीजिए। उसमें सबसे पहले तो मैं कोरोना के बारे में कहूँगा आपको, बाद में सिलिकोसिस पे आऊँगा, क्योंकि हमारी डिस्टेंस कम है। आज सोशल डिस्टेंसिंग में हमें आज की तारीख में केसेस फिर से बढ़ रहे हैं, तो हम बड़ी संख्या में गैदर्ड हुए, तो कोई मास्क मुंह से नीचे मत करिएगा, क्योंकि हमारे ज़िले में भी कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और अभी जो वैक्सीनेशन का कार्यक्रम है पिंडवाड़ा आबू रोड में बहुत पुअर चल रहा है। आप सब लोग उन पंचायतों से आए जहाँ पे हमें टीकाकरण में कोई सहयोग नहीं मिल रहा है, और किसी भ्रांति की वजह से, कोई किसी भ्रामक तथ्य की वजह से आप और आपके परिवार के लोग टीका लगवा नहीं रहे हैं। तो कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, उससे बचने का एक ही तरीका है कि टीकाकरण जितना जल्दी होगा उतना ठीक रहेगा। तो आप सब लोग जाके खुद का 60 साल से ऊपर टीका लगवा लीजिए। सरकार ने अलाउ कर दिया 1 अप्रैल से 45 से ऊपर वर्ष वाले ऊपर लोगों का भी टीका लगेगा। और अपने आसपास के लोगों को कहिएगा जो लोग भ्रांति और गलत बातें फैला रहे हैं, क्योंकि आप, मैं जानता हूँ बहुत इंटीरियर इलाके से आ रहे हैं, आप ऐसी पंचायतों से आ रहे हैं जहाँ के लोग हमें बिल्कुल कोऑपरेट नहीं कर रहे हैं, घर घर जाने के बाद भी। सरकार का इतना मैसिव प्रोग्राम है वैक्सीनेशन का, और आपकी तरफ से मदद नहीं मिलना आपकी सुरक्षा के लिए है वो तो चिंताजनक है। किसी की बातों पर, कोई सोशल मीडिया पे कोई वीडियो चल रहा है, उस बातों में ना आए, अपना वैक्सीनेशन करवाएं। और मास्क मत उतारना, क्योंकि हम लोग बिल्कुल नियम की उल्लंघन करते हुए बैठे हैं, और मैं खुद उस मीटिंग में बैठा हूँ, क्योंकि डिस्टेंस में अपने को बैठना था। तो अब जो बात आती है सिलिकोसिस पे, तो निसंदेह यहाँ पर जो पिंडवाड़ा की स्थिति है वो एक अजीब तरह की है। यहाँ पे बाकी सब जगह माइनिंग के कारण या फिर कंस्ट्रक्शन वर्क के कारण अधिकतर सिलिकोसिस पीड़ित लोग हैं, लेकिन यहाँ पे मोस्ट ऑफ लोग जो है माइनिंग के कारण तो एक भी सिलिकोसिस सर्टिफाइड व्यक्ति नहीं है जिले में। BOCW के काम में अधिकतर जो लोग हैं वो पत्थर गढ़ाई के कारण है, जो विभिन्न मंदिरों में या विभिन्न जगहों पर पत्थर जो जाते हैं कांवर करके, उसमें लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले मैं लास्ट बिंदु से शुरू करूँगा, जो बताया कि लोगों ने डिसेंट्रलाइज कर दिया है नियम्स को, रूल्स को फ्लाउट करने के लिए, तोड़ने के लिए, सर्कमवेंट करने के लिए किस तरह से नियम से बचा जाए, कि ताकि कोई PF का पैसा न देना पड़े, कोई इंश्योरेंस न देना पड़े, कोई कंपनसेशन न देना पड़े, ये शुरू हो गया है। और उसमें जो है कुछ हमारे स्तर पे खामी है और कुछ आपके स्तर पे खामी है। मतलब ऐसा नहीं है कि केवल एक ही पक्ष की तरफ से गलती है। हमारी तरफ से रेगुलर इंस्पेक्शन जो होने चाहिए, वो कोई भी कारण हो, वो जिस हिसाब से डायरेक्शन जाने चाहिए, वो एक तो हमें सुधारने की आवश्यकता है, वो हम उस पर वर्क कर रहे हैं। सेकंड बात है, आप लोगों में से कुछ लोग घर पे काम करना एक्सेप्ट कर रहे हैं। घर पे काम चल रहा है, एक पत्थर पूरा शिला चट्टान बना के दे दी, आप घर पे कार्व आउट करके अब घर पे काम करोगे। आप तो कहीं के है ही नहीं, फिर ना उधर ना उधर, जो सारा भुगतान आपको मिलेगा कंपनसेशन, वो कैसे पॉसिबल हो पाए? ये बिल्कुल स्वीकार नहीं करना चाहिए। घर पे जो आप काम कर रहे हो अपने परिवार के साथ में बहुत बड़ा खिलवाड़ है, क्योंकि इस काम में काम करो, सिलिकोसिस तो होना तय है। तो जो बीमारी होगी तो फिर परिवार के पीछे देखभाल कौन करेगा? तो जो अतिरिक्त भुगतान परिवार को प्राप्त होगा, जो आपने रिस्क लिया है, उसके लिए कोई आप फिर कुछ जुगाड़ करके नहीं जा रहे, अपने परिवार को एक तरह से धोखे में रख के जा रहे। तो मेरे हिसाब से घर वाला बंद होना चाहिए, एब्सोल्यूट जीरो होना चाहिए, घर पे कोई भी पत्थर नहीं जाना चाहिए। कितने लोग सहमत हैं इस बात से? घर पे बिल्कुल एक पत्थर नहीं जाना चाहिए, घर पे नहीं होना चाहिए काम। तो क्या हम इसको बिल्कुल धारा 144 लगा के बंद कर दें? विरोध तो नहीं आएगा? तो धारा 144 लगा के बंद कर दें, कोई विरोध तो नहीं आएगा? आप में से बताओ, फिर कल के पैसे ये नहीं कहेगा कोई कि साहब बच्चे रोटी कैसे खाएंगे मेरे, मैं कैसे काम करूं, मैं तो घर पे करूंगा, वहां नहीं जा सकता। सहमत हो आप लोग? ठीक है, धन्यवाद। तो एक बिंदु ये था, ताकि क्या होगा कि एक जगह काम करेंगे तो हमारी नज़र भी पैनी रहेगी। 235 यूनिट हैं, 240 यूनिट है, सब हमारी नज़र में रहेंगे। फिर जितने भी सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं हम इंश्योर करेंगे कि वो उस वर्क प्लेस में हों।
और कोई भी एम्प्लॉयर नियम को तोड़े नहीं, बिल्कुल पालना करेगा, रजिस्टर मेंटेन कराएंगे, आपकी हाजिर रहेगी। अभी क्या है कि धीरे धीरे जो है लोगों ने फैक्ट्री में मजदूर करना कम कर दिया और सब घर पे काम दे दिया, उसका कोई रिकॉर्ड नहीं है। उससे बहुत सारे अलग अलग विभागों के नियमों का उल्लंघन होता है। इसलिए ये अपने साथ में, अपने परिवार के साथ में गद्दारी है, घर पे काम करना, और बहुत सारे सरकार के नियमों के खिलाफ गद्दारी है। यह आपको घर पे नहीं करना चाहिए, प्रण ले लीजिए। अगर आप सब लोग मिलकर प्रण ले लेंगे तो कोई भी आपको मजबूर नहीं कर पाएगा घर पे काम करने को। कोई ऐसी मजबूरी नहीं है, फिर उसको वर्क प्लेस में ही काम करना पड़ेगा। एक हम प्लान कर रहे थे, जस्ट अभी कॉन्सेप्ट लेवल पर ही है। बहुत सारे लोग जो है, हमें ज़मीन मिली नहीं, फिर ज़मीन ही मिल गई है बट उसका अलॉटमेंट हुआ नहीं। बहुत सारे लोग काम करते हैं, मान लो कोई काम कराना चाहता है, कोई काम करना चाहता है, और फैक्ट्री वाले अगर कोई नियम पालन नहीं करना चाहते, हालांकि रिस्क में रख के अपनी लाइफ को आप लोग काम करते हो, हम तो कहेंगे कि आप अपना ट्रेड चेंज कर लीजिए, स्किल अपग्रेडेशन करके दूसरा स्किल एक्वायर कर लीजिए। फिर भी आपका पुश्तैनी एक स्किल है इस क्षेत्र में काम करने का, और हर स्किल अगर पुश्तैनी ढंग से आगे जाता है वो बेहतर होता जाता है। लेकिन इसमें अपनी लाइफ को रिस्क पर रख के आप लोग काम कर रहे हैं, अवॉइड करना चाहिए पहला तो। सेकेंड वो है कि ऐसा एक पब्लिक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहाँ पर रेंट पे इनको मिल सके, एम्प्लॉयर इनको आके काम दे सके जो खुला काम, और वहाँ पे अपने सरकारी सिस्टम में सारे डस्ट कलेक्टर, सारे फेंस, सारी फैसिलिटी वहाँ पे होनी, A to Z एट वन प्लेस पर। इसमें खाली कॉन्सेप्ट लेवल पे चल रहा है, ज़मीन हमने आइडेंटिफाई कर ली है बट उसका एक अलॉटमेंट बाकी है, और फिर DMFT फंड से जितनी सुविधाएं हम वहाँ पे दे सकते हैं उसके बारे में सोचा जा सकता है। जस्ट आपके लिए भी है, कहीं आप चर्चा करें तो ये एक ज़रूर है। शेयर भी किया था मैंने इस पर, तो वो ज़मीन के कारण थोड़ा सा प्रपोजल वो अटक गया है, क्योंकि नगर परिषद, नगर पालिका पिंडवाड़ा की ज़मीन के बोर्ड की मीटिंग हुई नहीं है, तो नहीं तो हम ज़मीन रिजर्व कर दें 150-200 बीघा ज़मीन, और वहाँ पे छोटे छोटे प्लेटफॉर्म बना के वहाँ पे सब लोगों को, और एक साथ में अपने को जितने भी इक्विपमेंट्स हम DMFT फंड से दे सकते हैं, एम्प्लॉयर से कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं, सबकी वॉच में रहे, नजर में रहे क्या काम हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। बाकी व्यक्ति अपनी लाइफ को कम से कम रिस्क पर रख के काम करे, करना अगर ज़रूरी है मॉडल होगा डेफिनेटली। ये डेफिनेटली, तो एक तो ये है। अब बात आते हैं जो प्रिवेंशन है। एक तो आपसे भी गुजारिश रहेगी, आप जब ये मुद्दा रखें हैं कि जिन जिलों में सिलिकोसिस और नंबर ज़्यादा हैं, डेफिनेटली उन जिलों में रेगुलेशन की आवश्यकता अधिक है, और जो एम्प्लॉयर हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं उनके लिए बार बार इंस्पेक्शन होना ज़रूरी है। तो उन जिलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल वेलफेयर ऑफिसर की पोस्ट वैकेंट नहीं होनी, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट वर्क। ही इज़ ए लेबर इंस्पेक्टर, एक अकेले हैं, 2 लेबर इंस्पेक्टर की पोस्ट है और एक डिस्ट्रिक्ट लेबर वेलफेयर ऑफिसर है, तीनों की जिम्मेदारी एक है। ऑब्वियस है जब मेन पावर नहीं होगा तो कहीं ना कहीं किसी न किसी चीज़ में कॉम्प्रोमाइज़ होगा। तो कम से कम ये सिलिकोसिस वाले केस जहाँ पर हैं वहाँ पे अगर मेन पावर डिस्ट्रिक्ट को पूरा मिलता है तो डेफिनेटली बहुत ही बेहतर काम होगा। अब बात आते हैं अपन कंपनसेशन पे, और ये जो बीच में ब्रोकर लोग पनप गए हैं उसका कारण क्या है। देखिए, ये जो 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख जो किया है गवर्नमेंट ने, इसके बाद से ये दलाली वाली प्रथा थोड़ी ज़्यादा बढ़ गई है, वो हमारी नोटिस में भी है। मतलब एक तो फर्जी सर्टिफिकेट दिलाने में बढ़ी है, कुछ लोगों ने फर्जी सिलिकोसिस सर्टिफिकेट के आधार पर एक्सरे किसी और का है, किसी और के नाम से दूसरे का एक्सरे उसके अंदर डाल दिया। वो पूरे राजस्थान में हो रहे केस, और अपना जिला भी इससे अछूता नहीं है। तो ये थोड़ी सी गैंग, उसमें कुछ ई-मित्रा वाले भी शामिल हैं, ये गैंग ने काम इस तरह से करना शुरू किया है। तो पहले तो आप इस तरह की किसी बात में ना आए। दूसरा जो बताया संगठन ई-मित्रा, जो कहते हैं कि ऊपर पैसे पहुंचाने पड़ते हैं, उसके नाम से 15,000 ये जो बीमारी है लगभग कहीं ना कहीं आप सबको प्रभावित करती है और जानकारी में है। अब बात ये कि जब भी कार्रवाई करने का सोचते हैं हमें पर्टिकुलर नाम होना चाहिए कि फला व्यक्ति, आप FIR ना करें, हम करवाएंगे।
लेकिन हमें किसी का पता होना चाहिए, नहीं तो फिर वो उसका एफिकेसी खत्म हो जाएगी। अज्ञात के खिलाफ करवाएंगे तो कैसे जांच कैसे करेंगे? तो लेबर डिपार्टमेंट उसकी तरफ से एफआईआर कराएगा। अगर आप कुछ भी गुप्त नाम दे दीजिए, वो हमारी जिम्मेदारी है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो सरकार के पैसे के साथ खिलवाड़ है। तो वो हम लोग उसमें कराएंगे। गुप्त नाम, नीचे नाम लिखने की कोई आवश्यकता नहीं, किसी को अपना नाम डिस्क्लोज करने की आवश्यकता नहीं, बट हम उसके आधार पर करवाएंगे। दूसरा, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि कोई भी कभी भी किसी को पैसा देते हो, आप बदले में रसीद जरूर मांग लिया करो। आप नियम बना लेना है, कोई पैसा ले 50,000 मांग रहा है, ले जा भाई, रसीद दे दे मुझे। सरकार में कोई चीज़ बिना रसीद के होता ही नहीं है। कोई भी सरकारी ई-मित्र में जाते हो रसीद मिलती है, बैंक में भी जाते हो रसीद मिलती है, हमारे ऑफिस में आते हो ऑफिस का कागज़ का प्रतिलिपि आपको ठप्पा देते हैं हम कि मेरे ऑफिस में कुछ जमा कराया आपने, रसीद के बिना कुछ नहीं है। तो जो आप लोग, किसी को अगर कोई बीच में आता भी है, वो कहता है हम ये करा देंगे वो करा देंगे, आप वो आपको गुमराह कर रहा, देना ही नहीं है पहली बात। और मान लो आपको गलती से अज्ञानतावश विश्वास हो जाए उसकी बातों पर, तो आप रसीद जरूर मांगिए। और कोई भी गलत पैसा लेने वाला व्यक्ति रसीद आपको कभी नहीं देगा। तो ये आपके स्तर पर अवेयरनेस की आवश्यकता है, आपके स्तर पर ये चीज़ होनी चाहिए। क्यों पैसा देना है? देखिए, कभी कभी बजट की स्थिति होती है, किसी बजट को आने में हमें महीना 2 महीना 3 महीना भी लग जाता है, उसमें वेट भी करना पड़ता है। और उसी का फ़ायदा उठा के बीच वाले लोगों को पता होता है कि बजट अभी है नहीं, पता कर लेते हैं बजट नहीं है। जैसे आप में से कोई भी आ गया मेरे ऑफिस में, सर मैं सिलिकोसिस पीड़ित था, मैंने अप्लाई किया था, अभी तक मुझे पैसा नहीं मिला और मुझे जानकारी बजट नहीं है। मैं सीधा आपको बोलूँगा बजट आया नहीं, अभी महीने भर बाद आएगा। अब मुझे नहीं पता वो कौन व्यक्ति था, और आगे आपको बता दिया महीने भर में तेरा पैसा करवा दूंगा, ला मुझे 15,000 रुपये दे दे, नहीं आएगा तो तू पैसा वापस ले लेना। आपको भी लगता है वापस दे देगा। ये इस तरह का लोग जो है बीच में पनप रहे हैं। आपकी भी अवेयरनेस की आवश्यकता है, और आप ऐसे लोगों के नाम दे दो, आपका नीचे नाम लिखने की आवश्यकता नहीं। एफआईआर जो है हमारा हम करवाएंगे, श्रम विभाग करवाएंगे, उसमें ज़रा भी वो अपने को आवश्यकता नहीं है। सर, इसके साथ में एक परेशानी और भी आ रही है, जो जीएसटी के ठेकेदार है वो भी श्रमिक डायरी को अपने जब अप्रूवल देता है, जब लेबर डिपार्टमेंट में जमा होता है, ठीक है, नियोक्ता प्रमाण पत्र, तो उसके लिए भी पैसों की वसूली हो रही है। ये नियोक्ता जो जीएसटी धारक है, ठीक है, ये भी हो रहा है पिंडवाड़ा में। ये देखो, अपने को आगे आना पड़ेगा, डर डर के कब तक रहेंगे? जी हाँ, है ना। इस तरह से अगर नहीं, आप अपना नाम मत बताइए कि आप मेरे, खाली ये बताइए ये इस तरह का काम करता है। किसी को अपना नाम बताने की आवश्यकता नहीं है। मामले में हमने जिससे 10,000 रुपये लिया था श्रमिक डायरी के लिए, तो वो 10,000 रुपये तो हमने तो दिला दिया, लेकिन उसका जो वो दिया, वो अप्रूव जो एविडेंस लिया है वो हमारे पास से अभी भी है और रिकॉर्ड भी है। बिल्कुल आपको देना चाहिए और कलेक्ट करके हमें जमा करें। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। हाँ, लेकिन सर ये है कि लोग हमेशा आगे आने से डरते हैं। वो लोग भी बाद में ये बोल देते हैं कि ना मुझे मेरा पैसा आ गया। वो दिक्कत यही है। हाँ? एक बार क्या कंप्लेन करते हैं, सामने वाला आके एक तो डराएगा, मिल लेगा, आपसे रिक्वेस्ट कर लेगा छोड़ दो आपके पैसे, आगे माफ़ कर दो, जो भी है उसमें फिर माफ़ीनामा नहीं होना चाहिए। गलत है तो गलत है, जो उसने गलत किया उसको सजा मिलनी चाहिए। वो केवल आपके साथ नहीं करता, बहुत सारे ऐसे लोगों के साथ में करता है। ऐसे लोगों को सबक अवश्य मिलना चाहिए। लेकिन हमारे पास उनके ऑडियो मिल जाएंगे आपको कि हमने उनसे बात की है, आपने ऐसा किया है कि नहीं किया। पहले हम उसी दलाल से उसका नाम पूछते हैं कि भाई आपका नाम ये है, जो वो बोलता है कि हाँ, तो मैं क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो? ऐसे सब लोग जितने भी अपने पास प्रमाण है उसका आप दे दीजिए लिख के। ऐसे लोगों के साथ में एक साथ कार्रवाई होनी चाहिए, है ना। एक साथ में कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पूरे जिले में से मुझे दोबारा कोई ऐसा नहीं कर पाए। जरूर, बिल्कुल है, बोल दिया है। नहीं, जरूर आप निश्चिंत रहें, और इनकी गवाह भी हैं, सब कुछ है। बिल्कुल मैं मेरी तरफ से प्रयास करूँगा। अब अपनी बात करते हैं जो कंपनसेशन है नियम के अनुसार। तो पहले और अब की राशि में फ़र्क किया है, 2 स्टेजेस का है, इलाज के दौरान और फिर अगर मान लो मृत्यु होगी तो उसके बाद कितना पैसा जाना है। तो अभी तो 5 लाख है, 3 लाख और 2 लाख।